जय हिंद दोस्तों। जीएस यूनिट के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि छठ महापर्व आप लोगों ने बहुत ही धूमधाम से मना लिया होगा। आज जो है हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा लॉन्च न्यू बुक प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा का सेट नंबर 7 देखने वाले हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? तो ये हो जाएगा आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मनरेगा कार्यक्रम को लाया गया है? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 43, चूंकि 43 में दिया गया है कि काम का अधिकार है इसमें। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? तो मूल कर्तव्यों का जो उल्लेख है आपका 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जो है स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है? जैसा कि आपको पता होगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति होती है और राज्यपाल की नियुक्ति होती है, लेकिन उपराष्ट्रपति का जो है ये चुनाव होता है। अगले प्रश्न में जो है आपका सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। तो ए में है कि केंद्र द्वारा लगाए गए एवं संग्रहित किए गए किंतु राज्यों को दिए जाने वाले कर, तो इसका हो जाएगा आपका 269, मतलब 2 के साथ मिलान हो जाएगा। अगला है, केंद्र द्वारा लगाए गए एवं संग्रहित किए जाने वाले तथा केंद्र एवं राज्यों के बीच बांटने वाले कर, तो इसका हो जाएगा आपका बी का हो जाएगा 270। अगला है, संघ के लिए कतिपय करों पर अतिरिक्त कर, इसका हो जाएगा 271। और जो डी है कि संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग, ये हो जाएगा आपका 268। इस प्रकार 5 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय राज्य व्यवस्था संसदीय प्रणाली पर आधारित है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र नहीं होती है। 3 नंबर प्रश्न है, 3 नंबर कथन है, संसदीय प्रणाली में राज्याध्यक्षों का महत्व सिर्फ नाम मात्र का होता है, उसका वास्तविक रूप से शासन पर कोई प्रभाव नहीं होता, तो ये बिल्कुल सही है। आप भी जानते हैं कि विभिन्न तरीके से जो है संसद कानून बनाती है और बाद में सिर्फ राष्ट्रपति को साइन करने के लिए भेजा जाता है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन आपका करता है? तो ये हो जाएगा आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन करता है। जैसा कि आप जानते हैं, संविधान के अनुच्छेद 39 में जो है वर्णन है कि धन का जो है वितरण समान रूप से होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 39 का ए जो है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 40 है कि ग्राम पंचायतों का गठन, बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद 44 में आप जानते हैं समान नागरिक संहिता है। वहीं अनुच्छेद जो 49 है ये गलत दिया हुआ है। 49 में है कि जो राष्ट्रीय महत्व का स्थान है, जगह है, वस्तु है, उसका संरक्षण है अनुच्छेद 49 में। लेकिन जो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण है, ये जो है अनुच्छेद 50 में है। 9 नंबर प्रश्न में है, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की स्थापना और इसका जो वर्ष है वो उसका मिलान करना है।
आपका जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय का स्थापना जो है 1862 में हुई थी। पटना उच्च न्यायालय 1916 में हुई। तेलंगाना सबसे लेटेस्ट आपका 2019 में। और त्रिपुरा हो जाएगा आपका 2013 में। अर्थात इसका जो मिलान सही हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरकारी बजटों में जीरो बेस बजट पहले देश में प्रस्तुत किया गया। इसका आंसर हो जाएगा आपका यूएसए में जो है जीरो बेस बजट को सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था। भारत ने इसे जो है अमेरिका से ही अपनाया है। अगला प्रश्न है, इनमें से इनमें जो है एनएनपी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जीएनपी जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। सॉरी, इसका आंसर बी हो जाएगा जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक घाटे का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यह चालू वर्ष का राजकोषीय घाटा है जिसमें 2 पिछली उधारियों पर ब्याज भुगतान घटाया होता है। अगला प्रश्न है, भारत में आरटीजीएस लेनदेन की ऊपरी सीमा क्या है? तो ऊपरी सीमा तो कोई नहीं है, लेकिन न्यूनतम सीमा है कि आप कम से कम 2 लाख रुपए का धन अंतरण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? ये एडम स्मिथ ने। अगला प्रश्न है, ओकुन का नियम, ओकुन्स लॉ क्या है? तो ये जो है किसी देश के विकास दर और वहाँ की बेरोजगारी दर के बीच संबंध को बताता है। अगला प्रश्न है, किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है? तो ये हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। वहाँ के लोगों के जीवन स्तर का यदि सही आकलन करना है तो उसके प्रति व्यक्ति आय से इसकी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, उत्पादन लागत पर राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? तो ये हो जाएगा आपका सी, निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सहायता। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाइगर ट्रायम्फ 2025 अभ्यास किन 2 देशों की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका भारत और अमेरिका के बीच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा 10वीं वर्ग में रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये हो जाएगा आपका केरल। अगला प्रश्न है, तेलंगाना सरकार किस देश की एक शहर से प्रेरित होकर इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? तो ये आपका जापान का एक शहर है, कीता कियूसु शहर से प्रेरित होकर जो है हैदराबाद में ये इको टाउन विकसित करने की घोषणा तेलंगाना सरकार ने की है। अगला प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय कहाँ प्रारंभ किया है? तो ये हो जाएगा यूएई के दुबई शहर में किया है। अगला प्रश्न है, मढ़ौरा रेल फैक्ट्री जो कि बिहार में स्थित है में निर्मित अत्याधुनिक इंजन का निर्यात किस देश को करने की घोषणा प्रधानमंत्री ने की है? तो ये आपका जो है नरेंद्र मोदी ने जो है सिवान से आपका घोषणा किया है, गिनी गणराज्य को ये निर्यात किया जाएगा आधुनिक इंजन। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने चिनाब पर बने किस बांध की पानी पाकिस्तान क्षेत्र में जाने से रोक दिया है? तो ये हो जाएगा आपका बगलिहार बांध। आपको बताते चलें कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें 34वां व्यास सम्मान 2024 के लिए चुना गया है? ये हो जाएगा लेखिका सूर्यवाला को। अब इनकी कृति कौन सी है? इसका उपन्यास है कौन देश को वासी,
वेणु की डायरी के लिए इनको जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है इनको व्यास सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है? तो ये हो जाएगा आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया ई सेहत ऐप जारी किया गया है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन बनी है? ये बनी है मेघना अहलावत। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हो जाएंगे तुहिन कांत पांडे। अगला प्रश्न है, हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हो जाएगा पवन कुमार बजंथरी। प्रश्न है, हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो वो 130 नंबर पे है। और ये जो मानव विकास सूचकांक है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, खाद्य वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक खाद्य संकट नेटवर्क द्वारा। प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा एचआईवी एड्स के उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष को रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्ष 2030 तक जो है भारत को एचआईवी मुक्त, अर्थात इसका लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। अगला प्रश्न है, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 2025 को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि 1 जनवरी 2025 को जो है भारतीय रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को रक्षा सुधार वर्ष के रूप में घोषित किया है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने इस्लामी कानूनों के उल्लंघन का हवाला देकर शतरंज खेल को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? तो ये अफगानिस्तान देश के द्वारा किया गया है, आपका तालिबान सरकार द्वारा। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने फीडे महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? ये कोनेरू हम्पी ने जीता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी बिहार से कितने रुपए के परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया है? ये 13,480 करोड़ रुपए का शिलान्यास किया है। 38 नंबर प्रश्न है, हाल ही में सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये पटना बिहार में किया गया है। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट वर्ब। आई विश आई डैश दोज वर्ड्स बट नाउ इट्स टू लेट। इसका आंसर हो जाएगा ब्लैंक जगह पे हैड नेवर सेड। 40 नंबर प्रश्न है, इसका ट्रांसलेट करना है, ऐसे चालाक आदमी से सावधान रहो। इसका हो जाएगा आपका बी बी वेयर ऑफ सच ए क्लेवर मैन। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। तो आई अराइव एट, यहाँ पे एट हो जाएगा द स्टेशन इन ए टैक्सी, इन ए टैक्सी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर, भक्तों की मंडली जा रही थी। अगला प्रश्न है, बौछें खिलना से क्या तात्पर्य है? इसका अर्थ है बहुत प्रसन्न होना। 44 नंबर प्रश्न है, अक्ल के डैश दौराना। तो ये होगा अक्ल के घोड़े दौराना। प्रश्न है, सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो यह हो जाएगा गौतमी पुत्र सतकर्णी। अगला प्रश्न है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में राजवंशों में से एक का शासन था?
तो ये हो जाएगा नंदवंश, और नंदवंश का अंतिम शासक कौन था उस समय? घनानंद। अगला प्रश्न है, शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? तो ये रायगढ़ थी। प्रश्न है, ये युद्ध दिए गए हैं सूची 1 में, और सूची 2 में कौन लड़ा है वो दिए गए हैं। तो आपका हल्दी घाटी का युद्ध जो है अकबर से मिलान होगा, बिलग्राम का युद्ध आपका हुमायूं हो जाएगा, और खुसरो हो जाएगा आपका जहांगीर, और वही खानवा का युद्ध जो है बाबर के द्वारा लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का कार्य किस अधिनियम के कार्यों की समीक्षा करना था आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने प्रथम बार हिस्सा लिया था? तो इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1901 में जो है पहली बार हिस्सा लिया था महात्मा गांधी ने। प्रश्न है, किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो इनका आंसर चित्तरंजन दास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 सदस्यों के परिषद के अध्यक्ष थे? तो जॉन लॉरेंस इसके अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को घोषणा हुई थी का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा ब्रिटिश द्वारा जो है भारतीयों को सत्ता सौंपने से इसका संबंध था। अगला प्रश्न है, लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन रहे थे? तो ये रहे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 से 46 तक। अगला प्रश्न है, 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग के समय में। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रॉटस्की ने किया था। अगला प्रश्न है, लेजर का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अगला प्रश्न है, नैनो प्लग संबंधित है? तो ये जो संबंधित है एक छोटे सुनने के यंत्र से संबंधित है। 59 नंबर प्रश्न में जो है आपका एक तरफ आपका जो है खोज और आविष्कार दिया गया है, दूसरी तरफ उसके खोजकर्ता और आविष्कारक के नाम दिए गए हैं। उसका मिलान करना है आपको। जैसे कि रिवॉल्वर के खोजकर्ता सैमुअल कोल्ट है, डायनामाइट का अल्फ्रेड नोबेल है, शीतलता का नियम न्यूटन ने दिया है, और दाब का नियम पास्कल ने दिया है। अतः इसका आंसर जो है डी हो जाएगा आपका। 60 नंबर प्रश्न है, दाब की इकाई क्या है? तो दाब का जो इकाई होता है वो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एनीमोमीटर जो है वायु की चाल से है, बिल्कुल सही है। आमीटर विद्युत धारा से मापते हैं, पायरोमीटर से उच्च ताप मापते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो है टेकोमीटर से दाब नहीं मापा जाता है। ये कोई भी वस्तु है जो घूर्णी गति करता है उसकी गति को मापने के लिए यूज किया जाता है टेकोमीटर। प्रश्न है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो वेग त्वरण फॉर्मूला जो है आपका ये हो जाएगा v बराबर u प्लस ए टी। तो प्रारंभिक वेग तो 0 होता है, और त्वरण आपको दिया गया है 9.8, और टाइम दिया गया है 3 सेकंड। तो इसको करने से आपका निकल जाएगा 29.4 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, ट्रिप्सिन ऐसा एंजाइम होता है जो कि आपका जो है ग्रहणी में क्षारीय माध्यम में प्रोटीन्स को तोड़ता है। आपका 64 नंबर प्रश्न जो है
ये है कि रोग का नाम है और उससे प्रभावित अंग का मिलान करना है। आपका डायरिया जो हो जाएगा ये पाचन तंत्र के खराब होने से होता है। एस्केरिएसिस जो है ये छोटी आंत पर प्रभाव डालता है। और क्षय रोग आप जानते हैं टीबी जिसे बोलते हैं, फेफड़ा को प्रभावित करता है। और निमोनिया आपका श्वसन अंग को प्रभावित करता है। अर्थात इसका आंसर जो है यह हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत ये प्रतिपादन किसने किया है? तो ये हो जाएगा ह्यूगो डिवरीज, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैमथ जो है पूर्वज है किसका? तो ये हाथी का पूर्वज है। अगला प्रश्न है, यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और ए बी हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? तो ये जो है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ग को वनस्पति जगत का जल स्थलचर एम्फीबियन कहा जाता है? तो ये ब्रायोफाइटा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं इस सामान्य नियम का अपवाद है कि धातुएं कठोर होती है? तो ये हो जाएगा आपका सोडियम और पोटेशियम, जो नर्म धातु होता है ये। अगला प्रश्न है, मैग्नीज स्टील में आयरन के साथ कितने प्रतिशत मैग्नीज होता है? तो ये हो जाएगा आपका 6 से 15% मैग्नीज होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आपका ये जो है लैक्सेटिव के रूप में किया जाता है और इसका उपयोग जो है आपका एंटासिड के रूप में भी किया जाता है। 73 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है? तो ये हो जाएगा सी नंबर, आपका प्रोपेन का रासायनिक सूत्र हो जाएगा C3H8। प्रश्न है, डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित है? तो ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित है। अगला प्रश्न है, जहाज निर्माण उद्योग में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा मुंज मेटल, जिसमें कॉपर और जिंक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 76 नंबर कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये हो जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O। प्रश्न है, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? नभः अस्पृश्यम दीप्तम। अगला प्रश्न है, असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ है? तो शिलोंग में है और असम राइफल्स की स्थापना जो है 1835 ईस्वी में की गई है। 79 नंबर प्रश्न है, अंबेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? तो ये फुटबॉल खेला जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली देशांतर रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। प्रश्न है, पूर्वी घाट पर्वत की निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पहाड़ी तमिलनाडु में नहीं है? पंचामलाई तमिलनाडु में है, आपका सिरुमलाई तमिलनाडु में है, सेबरा की पहाड़ी तमिलनाडु में है, नल्लामलाई पहाड़ी जो है ये तमिलनाडु में अवस्थित नहीं है। ये जो है आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में स्थित है, आपका नल्लामलाई पहाड़ी। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का मिलन कन्नौज के निकट गंगा नदी में होती है? ये हो जाएगा रामगंगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो ये नामदफा हो जाएगा आपका, जो कि प्रश्न है, भारत के डॉल्फिन मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये आपका RK सिन्हा को जाना जाता है। आपको गंगा डॉल्फिन को जो है जलीय जीव जो घोषित किया गया है ये 5 अक्टूबर 2009 को किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो भारत का मैनचेस्टर, पूरे भारत का बोले तो अहमदाबाद होगा। पूर्व का बोस्टन, आपका पूर्व का बोस्टन भी जो है ये अहमदाबाद ही हो जाएगा। दक्षिण का मैनचेस्टर कोयम्बटूर हो जाएगा और उत्तर भारत का मैनचेस्टर आपका कानपुर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है आपका? तो ये हो जाएगा आपका जाबर। और बाकी जो है बादाम पहाड़ी हो गया आपका लौह अयस्क क्षेत्र है। बेलाडीला की खान जो है लौह अयस्क क्षेत्र है। अनंतपुर है लौह अयस्क क्षेत्र है आपका। और जो आपकी जावर की खानें हैं ये राजस्थान में स्थित है। जस्ता और सीसा के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न है, भारत में भूतापीय ऊर्जा संबंधित क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? पूगा घाटी आपका लद्दाख में है। सूरज कुंड आपका जो है ये हजारीबाग झारखंड में अवस्थित है। तप्त पानी जो है ओडिशा सही है। मणिकर्ण आपका हिमाचल प्रदेश सही है। अगला प्रश्न है, मालको स्थापित है। तो मालको हो जाएगा आपका मैटूर में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम जनसंख्या कितना प्रतिशत रहा है? तो ये हो जाएगा 14.2%। वहीं हिंदू की जनसंख्या जो रही वो 79.8% रही। इसके बाद आपका मुस्लिम जनसंख्या संख्या हो जाएगा 14.2%। और तीसरे स्थान पर आपका हो जाएगा ईसाई जनसंख्या जो कि 2.3% था। 90 नंबर प्रश्न है, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो ये हो जाएगा आपका जलवाष्प। जलवाष्प जो है सबसे अधिक मात्रा में ज्वालामुखी से निकलता है। 91 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश स्लैव कोस्ट के अंतर्गत नहीं आता? तो स्लैव कोस्ट में नाइजर नहीं आता। बाकी जो है नाइजीरिया, टोगो और बेनिन ये सब देश जो है स्लैव कोस्ट के अंतर्गत आता है। यहाँ आपका मैथ का प्रश्न है, लेकिन आगे 3 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वीडियो स्किप मत कीजिए। मैं मैथ का आंसर बता दे रहा हूँ। आपका 92 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 45 वर्ष। 93 नंबर प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। आपका आयत को आप वीडियो को जो है पॉज करके आप गिन लीजिए। आयत जो है 17 है इसमें। 95 नंबर प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा ये सी नंबर 15 हो जाएगा। 96 नंबर का जो आंसर हो जाएगा 6% हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा ये 11.55 हो जाएगा, डी नंबर आंसर। अब जो है ये 3 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक किसे माना जाता है आपका? तो ये हो जाएगा नेपोलियन को। जो नेपोलियन बोनापार्ट को जो है जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक माना जाता है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी बिहार के किस जिले से होकर नहीं गुजरती है आपका? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये सिवान हो जाएगा, जहाँ से कि गंगा नदी नहीं गुजरती है। बाकी जो है खगड़िया, लखीसराय, बक्सर से होकर गंगा नदी गुजरती है। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया है? तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा 1990। 1990। और एक प्रश्न है कि गंगा नदी जो है वो बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए सब्सक्राइब।